नमस्कार भाई सभी को, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब एकदम बढ़िया होंगे। देखिए गाइज, अपन एनटीपीसी सीबीटी 1 के जो अपने पेपर हुए थे ग्रेजुएट लेवल के 2025 में, उनका सॉल्यूशन कर रहे हैं। पूरे 47 शिफ्ट में आपके पेपर हुए थे। उनमें से 5 शिफ्ट का सॉल्यूशन मैंने ऑलरेडी आपको करवा दिया। तो जिन बच्चों को देखना है वो चैनल पे जाके देख सकते हैं। इसके अलावा देखिए एएलपी जो आपका हुआ था 2024 में सीबीटी 1 15 शिफ्ट में हुआ था। उन 15 शिफ्ट का सॉल्यूशन भी मैंने करवा दिया है। इसके अलावा जो आपका एनटीपीसी का जो ग्रेजुएट लेवल के मतलब ग्रेजुएट लेवल का ही जो सीबीटी 2 हुआ था, 2 शिफ्ट में हुआ था, उसका सॉल्यूशन भी करवा दिया है। तो ये सब आपको देखना है तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, आज अपन पेपर करेंगे 6 जून को। शिफ्ट 3 का पेपर अपन करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए आज की क्लास को देखिए। पहला क्वेश्चन, एक विक्रेता ने ₹1 में 5 चॉकलेट बेची जिससे उसे 20% का लाभ हुआ। उसने ₹1 में कितनी चॉकलेट खरीदी थी। भाई ऐसे क्वेश्चन के लिए मैंने सिंपल से आपको ट्रिक बता रखी है। क्या बता रखी है? नीचे आप रखो, देखो बट्टे में नीचे रखना है आपको रुपए। क्या है रुपए कितने हैं? ₹1 में। ऊपर का आपको क्या करना है भाई, कितने आप आर्टिकल खरीद रहे हो, 5 चॉकलेट खरीद रहे हो तो यहाँ पे 5 और इनटू करना है। यदि बेच रहे हो तो आप कितने में बेच रहे हो, मतलब 20% के लाभ पे बेच रहे हो, मतलब 100 की वस्तु को 120% में बेच रहे हो, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका 120%। ठीक है, और इसको इक्वल करना है आपको। फिर से इधर देखो, आपका नीचे क्या आएगा, रुपए आएगा। ₹1 दे रखा है कि ₹1 में इसने कितनी चॉकलेट खरीदी थी। तो यहाँ पे देखिए अपन को मतलब इसने पूछा है कि कितनी चॉकलेट खरीदी थी। मैं मान लेती हूँ कि माना n चॉकलेट खरीदी थी, तो इस n को रखना है ऊपर। और खरीद रहा है कोई भी वस्तु, मतलब अपने आप में क्या क्या होती है, 100% होती है। ठीक है भाई, 120% अपन 100 को मान के ही करें ना, 120%। तो यहाँ पे सीपी में क्या करना है अपन को, इधर 100% करना है। ठीक है, देखिए सोल्व करते हैं। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, आपका 0 से 0 कैंसिल, 5 से 2 बार और 2 से ये 6 बार। तो आपका क्या आ जाएगा भाई, एन की वैल्यू आपके पास में क्या आ जाएगी, 6। आपने ₹1 में कितनी चॉकलेट खरीदी थी? 6 चॉकलेट खरीदी थी। ठीक है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आप इसी ट्रिक का यूज करना। ठीक है, इजीली क्वेश्चन को सोल्व कर लोगे। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी अपना एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज XYZ और AB बराबर है 6 सेंटीमीटर, XY बराबर है 8 सेंटीमीटर, YZ बराबर है 12 सेंटीमीटर और ZX बराबर है 16 सेंटीमीटर, तो त्रिभुज ABC का परिमाप ज्ञात कीजिए। भाई देखिए, जब भी दो त्रिभुज आपके क्या होते हैं, समरूप होते हैं, तो देखिए क्या दे रखा है, ABC और XYZ आपका क्या है, समरूप है। तो जब भी दो त्रिभुज आपके क्या होते हैं, समरूप होते हैं, तो उनके संगत भुजाओं का जो अनुपात होता है वो बराबर होता है। और ये सब बराबर होते हैं, मतलब संगत भुजाओं का जो अनुपात होता है ना, वो किसके बराबर होता है, उनके पेरीमीटर के अनुपात के भी बराबर होता है। ठीक है, मतलब देखिए यहाँ पे अपन ये, मतलब ABC आपका समरूप है XYZ के। तो देखिए AB, इसका ए बी ले रहे हो, मतलब पहले दो ले रहे हो, तो इसके भी आपको क्या लेना पड़ेगा, एक्स वाई। ए बी और एक्स वाई का जो अनुपात है वो बराबर है, देखो बी सी लेते हैं तो इधर भी आपको क्या लेना पड़ेगा, वाई जेड। बी सी बटे वाई जेड के। और ये बराबर होगा आपका ए सी। इधर आप ए सी ले रहे हो तो आपको इधर क्या लेना पड़ेगा, एक्स जेड। ठीक है, एक्स जेड। और ये बराबर होगा आपका, देखो परिमाप ऑफ, या फिर त्रिभुज एबीसी के परिमाप, त्रिभुज एबीसी का परिमाप बटे त्रिभुज एक्स वाई जेड का परिमाप। और एक और, इनके क्षेत्रफल में क्या रिलेशन होता है, क्षेत्रफल जो होता है ना त्रिभुज एबीसी का, क्षेत्रफल बटे त्रिभुज एक्स वाई जेड का क्षेत्रफल। लेकिन क्षेत्रफल है तो आप क्या ले लो, इसका रूट ले लो। ठीक है, तो ये सब जब भी दो त्रिभुज आपके समरूप होते हैं तो देखिए आपका ये होगा। ठीक है,
अब इसमें देखिए अपन को क्या दिया है, ए बी 6 सेंटीमीटर हो और एक्स वाई 8 सेंटीमीटर। ए बी और एक्स वाई की वैल्यू दे रखी है। फिर इसने दे रखा है क्या, वाई जेड दे रखा है, वाई जेड मतलब ये दे रखा है। तो भाई इन दोनों से मैं इन तीन की वैल्यू दे रखा है तो बीसी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं अपन। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा, ए बी कितना दिया है 6, एक्स वाई दिया है 8, बराबर है बीसी बटे ये जो वाई जेड है वो दे रखा है आपको 12। ठीक है, यहां से अपन बीसी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। देखिए करते हैं, 4 दूना 8, 4 3 12 और 2 से 6 को काटोगे 3। ठीक है, तो बीसी आपका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 9। त्रिभुज एबीसी का परिमाप क्या हो जाएगा भाई, तीनों भुजाओं का योग हो जाएगा। ए बी अपन को दे रखा है, बी सी अपना आ गया, अब सी ए और निकाल ले अपन, तो तीनों भुजाएं आ गई अपने पास में, उनका योग कर देंगे तो पेरीमीटर आ जाएगा। ठीक है, और सी ए कैसे निकालेंगे या ए सी कैसे निकालेंगे, मैं इन दोनों को इक्वल कर देती हूँ, मैं इन दोनों को इक्वल कर देती हूँ, या इन दोनों को भी कर सकते हो क्योंकि बीसी की वैल्यू भी अपन को मिल गई, तो इनको भी कर सकते हो या इनको भी कर सकते हो आप। ठीक है, तो देखिए फिर से ये इस ए बी बटे एक्स वाई कितना हो जाएगा, 6 बटे 8। ठीक है, 6 बटे 8 ये बराबर हो जाएगा ए सी बटे एक्स जेड की वैल्यू, देखो अपन को यार जेड एक्स की वैल्यू दे रखी है अपन को 16। ठीक है, तो यहाँ से देखिए अपने पास में ए सी क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर। अब अपन को पूछा क्या है इसने, त्रिभुज एबीसी का परिमाप, त्रिभुज एबीसी का परिमाप, और परिमाप क्या होता है, सभी भुजाओं का योग। तीनों भुजाएं आ गई अपने पास में त्रिभुज एबीसी की, देखो ए बी ऑलरेडी दे रखी है 6 सेंटीमीटर, बी सी अपने पास में आई है कितनी 9, और ए सी अपने पास में आई है कितनी 12। इन सबको जोड़ लेते हैं तो अपने पास में पेरीमीटर आ जाएगा एबीसी का। ठीक है, जोड़ते हैं, देखो 9 6 15 और 12 कितना हो जाएगा आपका 27। 27 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा इस त्रिभुज का पेरीमीटर आ जाएगा, ऑप्शन सी अपना एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित को सरल कीजिए। देखिए भी आपको दे रखा है 8x क्यूब प्लस 27 वाई क्यूब माइनस 64 वाई जेड क्यूब प्लस में है 72 एक्स वाई जेड, नीचे है 4x स्क्वायर प्लस 9 वाई स्क्वायर प्लस 16 जेड स्क्वायर माइनस में 6 एक्स वाई प्लस में है 12 जेड वाई, वो 12 वाई जेड और प्लस में है 8 जेड एक्स। देखो भाई जिन लोगों ने एलजेब्रा चैप्टर समझ रखा है वो इस क्वेश्चन का पैटर्न देखते ही मतलब आंसर टिक कर सकता है, और जिनको नहीं पता वो देखिए उसके लिए, भाई मैं 8x क्यूब को 2x की पावर होल क्यूब लिख दूं क्या, 27 वाई क्यूब को 3 वाई की पावर होल क्यूब, और इसको क्या लिख सकती हूँ प्लस में 64 माइनस का 64 माइनस का 4, भाई 64 किसका क्यूब होता है 4 का क्यूब होता है ना, तो इसको लिख सकते हैं माइनस का 4 जेड का होल क्यूब लिख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए अपन क्या लिख सकते हैं इसको, माइनस ऑफ, हाँ माइनस ऑफ 2x इंटू 3y इंटू माइनस का 4z, देखो इंटू करो 4 ते 12, अच्छा 3 भी आता है ना फॉर्मूले में। ठीक है, 3 भी आता है, इसको क्या लिख सकते हैं अपन, इसको लिख सकते हैं माइनस का 2x इंटू वाई जेड माइनस 4z। अब देखो इसको इंटू करते हैं वापस, तो 4 3 12 12 दूना 24 24 3 72 और माइनस माइनस इंटू के प्लस का 72 आपका बन जाएगा। ठीक है, मैंने क्या किया है बस ऊपर वाले को ऐसे रखा है। ठीक है, और नीचे आपका क्या है, नीचे आपका ये वाला, नीचे वाले में कोई चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, ये एज इट इज ऐसे कैसे आ जाएगा। अब क्या यहां से मैं इसको a मान लूं, इसको मैं b मान लूं और इसको c मान लूं। ठीक है, तो क्या ये a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc बन रहा है क्या, बन रहा है क्या ये, देखो a क्यूब, a क्या है यहाँ पे 2x है, b क्यूब b क्या है यहाँ पे 3y है, और c क्यूब c क्या है यहाँ पे माइनस का 4z है, माइनस 3abc
ये बन रहा है। और इसका फॉर्मूला अपन को पता है, क्या होता है इसका फॉर्मूला? इसका फॉर्मूला होता है, देखिए इसका फॉर्मूला होता है, देखिए क्या होता है अपना, ये होता है a प्लस बी प्लस सी, कोष्टक में आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, और माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ये क्या होता है आपका, इसका फॉर्मूला होता है। यदि मैं ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर दूं, ये वाला फॉर्मूला मैं यहाँ पे अप्लाई कर दूं, तो देखिए मैं ऊपर वाली जो टर्म है उसको क्या लिख सकते हो, ए प्लस बी प्लस सी, मतलब 2x प्लस 3y माइनस 4z। ये सिर्फ समझाने के लिए, जिन लोगों ने प्रैक्टिस कर रखी है उनको ऑलरेडी पता है कि इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। देखिए आगे क्या लिखेंगे, a का स्क्वायर मतलब 2x का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4x स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब 3y का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9y स्क्वायर, ठीक है, और माइनस 4z का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16z स्क्वायर, माइनस है, ठीक है। अब ए बी करना है, इन दोनों को इंटू करते हैं तो 3 दूना 6xy, माइनस का आएगा 6xy। फिर क्या करना है अपन को, माइनस का बीसी करना है, माइनस का बीसी मतलब बी और सी को इंटू करेंगे और बाहर माइनस है तो 4×3 12y z, लेकिन माइनस का, और एक माइनस आपका फॉर्मूले में है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 4×3 12y z, ठीक है। ऐसे ही आपका आगे क्या दे रखा है, सी ए, मतलब इसको और इसको इंटू करेंगे, सी इसको माना है अपन ने, ए इसको माना है, और माइनस का 4×2 8xz आएगा, माइनस माइनस फिर से प्लस हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, प्लस का 8xz, ठीक है। ये ऊपर वाले टर्म को इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैंने लिख दिया, ठीक है। अब देखिए ये वाला फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, तो देखिए मैं इसको थोड़ा सा मिटा देती हूँ। अब देखिए नीचे आपको ऑलरेडी दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्या दिया हुआ है वो देखो, नीचे आपको दे रखा है 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर माइनस 6xy प्लस का 12yz प्लस का 8zx। अब बताओ ये वाली टर्म यहाँ से यहाँ तक और ये वाली टर्म क्या सेम ही है क्या, देखो 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर माइनस 6xy प्लस का 12yz प्लस का 8xz, तो क्या आपस में कैंसिल हो जाएगी, क्या कैंसिल हो गई, क्या आंसर बच गया आपका इसका 2x प्लस 3y माइनस 4z, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन अपना सही हो जाएगा, ऑप्शन सी अपना यहाँ से एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए अलजेब्रा चैप्टर अच्छे से पढ़ रखे हो तो बस इस क्वेश्चन में आपको इतना सा करना था कि यहाँ पे अपन को देखते ही पता चलेगा कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का अपन अपना फॉर्मूला बनेगा, लेकिन इसमें ए क्या है, बी क्या है और सी क्या है ये आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 4 है, 20 मीटर गहरी और 36 मीटर चौड़ी एक नदी 2.7 किलोमीटर पर घंटे की दर से प्रवाहित हो रही है, प्रति मिनट समुद्र में प्रवाहित होने वाली जल की मात्रा ज्ञात कीजिए। भाई एक नदी है, 20 मीटर गहरी है, 36 मीटर चौड़ी है और किस रफ्तार से बह रही है, 2.7 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से बह रही है। अब देखिए भाई जब भी आपके पास में नदी आएगी, आप जो घनाभ का आयतन का फॉर्मूला है वो लगाओगे, क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लंबाई या फिर आप गहरी का मतलब मतलब ऊंचाई अपन को दे रखी है, चौड़ी का मतलब चौड़ाई अपन को दे रखी है, ठीक है, बी की वैल्यू दे रखी है। अब अपन को चाहिए क्या, एल, भाई आयतन यहाँ पे पूछ रहा है, प्रवाहित होने जल की मात्रा, जल की मात्रा का मतलब आयतन अपन से पूछ रहा है और वो भी प्रति मिनट का अपन को पूछ रहा है, इसका मतलब अपन को एल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एल कहाँ से आएगा, एल का मतलब देखिए भाई कोई नदी की लंबाई तो कैसे नापेंगे अपन, उसमें वो जो नदी है वो 1 घंटे में, 1 घंटा या फिर 60 मिनट में निकालना है तो 60 मिनट करो ना, 60 मिनट में कितना बह रही है, 2.7 किलोमीटर,
2.7 किलोमीटर को मीटर में चेंज करते हैं, क्योंकि ये सब मीटर में है तो इसको मीटर में चेंज करो। ठीक है, 1000 से इंटू करेंगे तो 2700 मीटर बह रही है। कितने मिनट में? 60 मिनट में नदी कितना बह रही है? 2700 मीटर बह रही है। तो अपन 1 मिनट में का निकालना है अपन को, तो 1 मिनट में कितना बह रही होगी नदी वो निकालो। देखो इसको काटो, 0 से 0 कैंसिल, 6 से 6 4 24 और 3 हाँ 3 बच गया, 6 5 30। कितना आ जाएगा आपका? 1 मिनट में वो 45 मीटर बहेगी। ठीक है, तो 1 मिनट की लेंथ आ गई अपने पास में कितनी? 45 मिनट, और यही अपन को चाहिए था। तो क्या हो जाएगा? कौन सा फॉर्मूला? L इंटू बी इंटू एच करेंगे। L अपना कितना आया? 45 मीटर। बी अपन को दे रखा ऑलरेडी कितना? 36, और एच दे रखा है कितना? 20। इसको सोल्व कर लो तो आपके पास में क्या आ जाएगी? 1 मिनट में जल की मात्रा, जल की मात्रा का मतलब आयतन आपके पास में आ जाएगा 1 मिनट। ठीक है, करो देखो सोल्व इसको। 45 दूना 90 होता है, और 36 को 90 मतलब 9 से इंटू करते हैं। 9 6 54, 5 9 30 27, और आपका 5 कितना हो जाएगा? 32। तो क्या आ जाएगा आपका? अच्छा, 1 जीरो पहले से ऑलरेडी यहाँ पे था, तो कितना आ जाएगा? 32,400 मीटर में, किस में आएगा? मीटर क्यूब है। मीटर क्यूब क्या आ जाएगा? उसमें जल की मात्रा आ जाएगी। क्या आ जाएगी? 32,400 मीटर क्यूब उसमें जल की मात्रा आ जाएगी। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन सी अपना एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन था यदि आपने अच्छे से समझ लिया तो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोट थीटा बराबर 3/4 है तो साइन 3 थीटा का मान ज्ञात कीजिए। भाई देखो ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको साइन 3 थीटा का फॉर्मूला याद होना चाहिए। जो क्या होता है? साइन 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ठीक है, साथ में कोस का भी लिखवा देती हूँ, काम आता है। कोस 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। ठीक है, दोनों फॉर्मूले आप अच्छे से याद रखो। ठीक है, देखिए ये फॉर्मूला यहाँ पे लगाते हैं, मतलब साइन 3 थीटा को क्या लिखेंगे? 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। अब देखिए भैया आपको कोट थीटा दे रखा है कितना? आपको कोट थीटा दे रखा है 3/4, और कोट थीटा आपका क्या होता है? आधार बटे लंब। कोट थीटा में क्या आता है? ये आधार है, तो ये क्या है आपका? ये क्या है आपका? लंब है। तो आपका कर्ण यहाँ से कितना हो जाएगा? 3 4 5 का आपका ट्रिपलेट बनता है, तो कर्ण कितना आ जाएगा? 5। भाई कर्ण क्यों निकालना? क्योंकि साइन थीटा होता है आपका लंब बटे कर्ण होता है। ठीक है, साइन थीटा आपका क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है। तो देखिए लंब कितना है यहाँ पे? 4। ठीक है, तो साइन की जगह रखो आप 4/5, और यहाँ पे भी ऐसे रखेंगे 4 इंटू 4/5 का होल क्यूब। ठीक है, करते हैं इसको सोल्व। तो देखो यहाँ से तो आ जाएगा 4 ते 12/5, और यहाँ पे 4 का क्यूब होता है 64, और 64 को 4 से इंटू करते हैं तो 256। कितना आ जाएगा? 256। और 5 का जो क्यूब होता है वो कितना होता है? 125 होता है, तो यहाँ पे नीचे आएगा 125। ठीक है, अब देखिए इसको सोल्व करेंगे अपन। नीचे तो आपका एलसीएम तो 125 आएगा। ठीक है, यहाँ पे 125 में 5 का भाग देते हो 25 बार, और 25 को 12 से इंटू जब आप करते हो तो देखिए कितना हो जाएगा? 25 दूना 50, 5 25 से कम 25 और 5 300 आ जाएगा। ठीक है, और इधर कितना है? 256 है। ठीक है, 300 में से 256 जाता है तो बचेगा कितना? 44। कितना बचेगा? 44, और नीचे कितना है? 125 है, और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए मैं हर बार बोलती हूँ कि एडवांस मैथ के लिए आपके फॉर्मूले क्लियर होने चाहिए, सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, तभी आप ऐसा क्वेश्चन। इसमें यदि इस क्वेश्चन में आपको फॉर्मूले याद नहीं है तो आप कर ही नहीं सकते इस क्वेश्चन को। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। एक्स अपने व्यय की योजना बनाता है जिसमें वेतन का 30% घर के किराए के लिए, 25% भोजन के लिए, 15% चिकित्सा व्यय के लिए और 16% अन्य के लिए निर्धारित करता है। यदि वह हर महीने रुपए 42,000 की बचत कर सकता है तो उसका मासिक वेतन ज्ञात कीजिए।
सिंपल क्वेश्चन है भाई। मासिक वेतन में मान लेती हूँ कि 100 रुपए वो महीने का कमाता है, ठीक है, या 100% मान लो, 100% वो महीने का उसकी आय होगी, वो अपने आप में 100% है। अब इसे 100% में से देखो 30% वो घर के किराए पर, ठीक है, 25% भोजन पर, ठीक है, 15% चिकित्सा पर और 16% अन्य खर्चे कर देता है वो, ठीक है। ये उसका टोटल खर्च है। तो देखो कितना है भाई, 30 25 आपका कितना हो जाएगा 55, और कितना परसेंट खर्च कर दिया उसने, 86% खर्च कर दिया, ठीक है। टोटल का 86% उसने क्या कर दिया, खर्च कर दिया। तो अब उसके पास बचा कितना, 100% में 86% उसने खर्च कर दिया, तो बचा कितना उसके पास में 14%, 14% उसके पास में बच गई राशि, ठीक है। और इस 14% की वैल्यू अपन को दे रखी है 42,000 की बचत करता है, ठीक है। तो 14% की वैल्यू कितनी है, 42,000 है। 1% किसके बराबर हो जाएगा आपका, देखो करते इसको सोल्व, 14 3 42 होता है क्या, हाँ। तो 1% यदि 3,000 के बराबर है तो आपको आय बतानी है, मतलब 100% की वैल्यू आपको बतानी है। तो इसको यदि आप 100 से इंटू करते हैं तो सही करोगे ना, हाँ, तो आपके पास में कितनी आ जाएगी, 3 लाख उसकी क्या आ जाएगी, इनकम आ जाएगी मंथली, ठीक है। कितना आ जाएगा, 3 लाख आ जाएगा। ऑप्शन बी अपना एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। 50 लीटर पेट्रोल को एक खाली स्टोरेज टैंक में डालने के बाद भी यह 10% खाली था। स्टोरेज टैंक को भरने के लिए इसमें कितना पेट्रोल लीटर में दशमलव के 2 स्थानों तक पूर्णांकित डालना होगा। भाई देखो 50 लीटर पेट्रोल को एक खाली टैंक में डालती हैं, ठीक है, 50 लीटर पेट्रोल को एक खाली टैंक में डाल रहे हैं, लेकिन 50 लीटर डालने के बाद में वो टैंक वो 10% क्या हो गया, खाली रह गया, ठीक है। इसका मतलब वो टैंक आपका 90% भर गया, ठीक है। 90% भरा कितने में, 50 लीटर में, ठीक है। क्या बोल रहा है, 90% आपका भरा कितने में, 50 लीटर में, ठीक है। तो 90% आपका किसके बराबर है, 50 लीटर के बराबर है। आपको पूछा क्या, टैंक को भरने में इसमें कितना पेट्रोल, मतलब 100% होना चाहिए भाई, पूरा भरेगा मतलब 100%, तो 100% की वैल्यू अपन निकाल लेंगे। तो देखिए कितना हो जाएगा आपका 50/90, भाई 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी 50/90, और 100% की वैल्यू निकालेंगे तो 100 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। देख लो कर लो सोल्व इसको, 500 में क्या करना है आपको, 9 का भाग देना है, ठीक है। अब देखो या तो ऐसे कर लो भाई, आपका जो 1/9 होता है वो होता है 11.11, तो 5/9 कितना हो जाएगा 55.55 हो जाएगा। तो यदि आपको ये वाली वैल्यूज आपको पता है तो आप देखो डायरेक्ट आप 55.5 ही करोगे, नहीं तो आप क्या करो भाग दो भाई, देखो 9 5 45, फिर से 5 बच गया 50 में फिर से, तो ये 5 5 5 5 रिकरिंग होगी इसकी, और इसको रोकने के लिए अपन 6 कर देते हैं यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा 55.56 लीटर उस टैंक की क्षमता हो जाएगी, ठीक है। ऑप्शन डी अपना एकदम सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 8। एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों ने एक परीक्षा दी, 12 विद्यार्थियों का औसत स्कोर 60 है, बाकी विद्यार्थियों का भी औसत स्कोर 60 है, कक्षा का औसत स्कोर कितना होगा, भाई पूरे 30 विद्यार्थियों का औसत स्कोर आपका 60 आ रहा है, मतलब 12 का, जो 12 अलग है उनका भी 60 है, जो बाकी कितने बच गए 18 उनका भी 60 है, तो पूरी कक्षा का भी क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन में तो कुछ करना ही नहीं रहता, ठीक है। तो पूरी क्लास का भी औसत कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, ठीक है। इजी क्वेश्चन था बिल्कुल। देखिए क्वेश्चन नंबर 9। गौरव ने क्रम से पहला पेन 455 में और दूसरा पेन 356 रुपए में खरीदा। वह पहला पेन 75% लाभ पर बेचता है, लेकिन खरीदार कीमत के लिए मोल भाव करता है और उस पर 14% छूट देनी पड़ी, और उसने दूसरा पेन 48% के लाभ पर बेचा। इस पूरे सौदे में उसे कुल कितना लाभ हुआ, ठीक है। भाई देखो एक पेन है कितने का, पहला पेन है 444 का, ठीक है। अब क्या करता है, इस पेन को वो पहले पेन को 75% के लाभ पे बेच देता है, लेकिन फिर क्या होता है, फिर खरीदार कीमत में मोल भाव करता है और उस पर 14% की
छूट ले लेता है। ठीक है, तो पहले यदि 75% के लाभ पे बेचता है तो 444 के 175% में बेचता हूँ। ठीक है, कितने में बेचता है? 444 के 175% में, तो 175 बट्टे क्या कर देंगे 100। लेकिन इतने में नहीं बेचा, फिर मोल भाव करके 14% की छूट ले ली। 14% की छूट मतलब इस कीमत का 86% में ही बेचा। 86% को मतलब परसेंट को हटाएंगे नीचे 20। अब देखो इसको सोल्व अपन को करना है, तो एक बार देखिए काट लेते हैं थोड़ा सा। 25 से 25 400, 25 7 175 होता है, और 4 से इसको काटेंगे तो देखो 111। अब देखिए पहले इनको सोल्व कर लेते, फिर 111 का नियम अपन को पता है कि क्या होता है 111 का नियम। ठीक है, और फिर नीचे 100 का भाग देना है, मतलब 2 डिजिट छोड़ के आगे पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, तो देखिए पहले इन दोनों को सोल्व करते हैं। 7 6 42, 4 8 7 56 और 4 60, 602 आ गया। अब इसको अपन 111 से यदि इंटू करते हैं तो देखो क्या नियम होता है। सबसे पहले इकाई का अंक आप ऐसे कैसे रख दो, 2 को ऐसे कैसे रख दिया। अब इन 2 को क्या करो, जोड़ लो। 0 और 2 को जोड़ेंगे तो 2 आएगा। ठीक है, 0 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 2 आएगा। अब देखिए आगे भाई, ये एक एक कितनी बार 3 बार लिखा हुआ तो मैक्सिमम 3 3 के जोड़े बनेंगे, मतलब 6 और 2 को जोड़ेंगे तो 8। अब क्या करो, जो इकाई का अंक सबसे पहले लिया था उसको छोड़ दो, इन दोनों को जोड़ो, तो हो जाएगा 6, और लास्ट में जो संख्या बच गई उसको मतलब लास्ट वाली संख्या को ले लो। ठीक है, तो आप इसको इससे इंटू करते हो तो आपके पास में ये आता है, और 100 का भाग लगाओगे तो 22 से पहले आप क्या कर दो, पॉइंट लगा दो। ठीक है, तो पहली वस्तु थी कितने की, 444 की थी, और उसको बेचा कितने में आपने, उसको बेचा है आपने 668.22 रुपए में बेचा है। ठीक है, अब देखिए दूसरे पेन का वो निकाल लेते हैं। दूसरे पेन की कीमत थी 356, और उस पे 48% के लाभ पे बेचा है, मतलब 356 का 148% निकाल लो। ठीक है, तो देखिए इसमें कटेगा नहीं, तो आप काटो मत, क्या करो 356 को 148 से इंटू कर लेते हैं। और ये 3 3 की ट्रिक मैंने क्या कर रखा है आपको बता रखी है। ठीक है ना, तो देखो करो इसको। 8 6 48, 8 4 चला जाएगा, 6 4 24, और 4 कितना हो जाएगा 28, 8 5 40, 28 और 40 68, हासिल में 6 चला जाएगा, 6 6 12, और 8 3 24, 24 और 12 36, और 5 चौक 20 56, 5 चला जाएगा, 5 5 10, और 4 3 12, कितना हो जाएगा 22, 2 3 एकम 3, और 2 कितना हो जाएगा आपका 5। कितना आ जाएगा, इनको इंटू करोगे तो ये आ जाएगा, और 100 का भाग दे रहे हो तो आप इसमें क्या करोगे, 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दोगे। ठीक है, तो दूसरे पेन का जो अपने पास में जो विक्रय मूल्य आया है, एसपी आया है, वो कितना आया है 526.88। अब देखिए दोनों पेन आए कितने के थे, दोनों पेनों का क्रय मूल्य कितना था, इन दोनों को जोड़ो, देखो कितना हो जाएगा 6 4 10, हासिल में 1 चला जाएगा, 5 5 10, और 4 4 800 रुपए में दोनों पेन खरीदे गए थे। लेकिन बेचे कितना में है दोनों पेनों को, इन दोनों को ऐड करो भाई, इन दोनों को ऐड करते तो 8 9 10। ठीक है, और 8 9 10 1 11, पॉइंट के बाद में तो आएगा 1। ठीक है, हासिल में चला जाएगा 1, 8 से 14 और 1 15। देखो आंसर तो अपना आ गया, क्योंकि एक अपने पास में एक ही जगह है, यहाँ पे तो 0 अपने पास में भी आ रहा है, तो आंसर तो अपना आ गया। फिर भी कैलकुलेशन कर लेते हैं इसमें। 15 का 5, हासिल में 1 चला जाएगा, और 7 8 9, और ये हो जाएगा 6 5 11। करो भाई 16 को, देखो 0.1, ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 9, और ये कितना आ जाएगा 3। 395.1 का क्या हो जाएगा, उसको प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लेंगे। ऑप्शन ए अपना एकदम सही आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। रुपए 9,900 की धनराशि को 20% चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया जाए, जबकि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है, तो 1 वर्ष बाद मिश्र धन कितना होगा। भाई अपन को पता है जब अर्धवार्षिक होता है तो समय आपका दुगुना और दर आपकी आधी हो जाती है, तो अपन इसे कर लेंगे। भाई आपका जो अमाउंट आएगा वो कितना आएगा, धनराशि कितनी है 9,900। ठीक है, दर यदि 20% है तो अर्धवार्षिक है तो दर क्या हो जाएगी आधी, मतलब 10% हो जाएगी, और समय आपका 2, मतलब 110% आपका 2 बार आ जाएगा। 110% को टाएंगे नीचे 100, ये क्या आ जाएगा आपका 2 साल का मिश्र धन आ जाएगा।
मतलब 2 साल का नहीं, 1 वर्ष ही है, बट इसमें अर्धवार्षिक 2 साइकिल बन जाएगी ना। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लो। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। ठीक है, अब देखो 11, इसको 11 × 9 लिखेंगे, और ये 11 का क्यूब हो गया। 11 का क्यूब कितना होता है आपका, 13 31 होता है। इसको 9 से और इंटू कर लो। ठीक है, तो देखिए लास्ट में यूनिट डिजिट आपके 9 आनी है, और एक ही ऑप्शन में आ रहे, ऑप्शन बी में। ठीक है, तो 13 31 को यदि आप 9 से इंटू करते हैं तो आपके पास में कितना आ जाएगा, 11,979 रुपये आ जाएगा। ठीक है, तो आपकी कैलकुलेशन देखो, हर क्वेश्चन में आपको दिख रहा है कि कैलकुलेशन बहुत ही स्ट्रांग होनी चाहिए। कैलकुलेशन स्ट्रांग है तो हर क्वेश्चन में आप 2 4 सेकंड हर क्वेश्चन में बचा सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, 15 वर्ष बाद एक पुत्र की आयु और उसके पिता की वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है। 5 वर्ष से पहले पिता की आयु पुत्र की आयु का 4 गुना थी। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु क्रमशः ज्ञात कीजिए। देखिए भाई, इस क्वेश्चन में फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे अपन ऑप्शन से। इस क्वेश्चन को यदि आप ऑप्शन से करते हो तो सबसे बेस्ट तरीका रहेगा। कैसे भाई, देखो कैसे करेंगे। इसने बोला है कि 5 वर्ष से पहले पिता की आयु पुत्र की आयु का 4 गुना थी। ये वर्तमान की एज अपन को दे रखी है। अपन को देखना है कि 5 वर्ष से पहले पिता की जो आयु है पुत्र की आयु का 4 गुना होना चाहिए। वर्तमान में पिता 40 वर्ष का है, तो 5 वर्ष पहले जो पिताजी है वो मतलब अभी 45 वर्ष के हैं, तो 5 वर्ष पहले 40 वर्ष के रहे होंगे। और जो पुत्र है वो वर्तमान में 15 वर्ष का है, तो 5 वर्ष पहले 10 साल का रहा होगा। तो पिता की उम्र पुत्र का 4 गुना होनी चाहिए। भाई 10 का 4 गुना 40 होता है। पहला ही ऑप्शन अपना मैच हो गया। ठीक है, यही हो गया ना भाई। आगे भी एक बार ऑप्शन, भाई इसमें तो मैच हो गया अपना। आगे ऑप्शन और चेक कर लेते हैं। पिता की आयु 40 वर्ष 5 साल पहले, वर्तमान में 35। जो पुत्र है उसकी वर्तमान आयु 10 वर्ष और 5 साल पहले 5। क्या 35 5 का 4 गुना है क्या, तो 7 गुना है। तो ऑप्शन बी अपना यहां से इनकरेक्ट हो जाएगा। सी देख लो भाई, 5 वर्ष से पहले आपका कितना गुना हो जाएगा, 32 में से 5 को यदि आप माइनस करते हो तो 27, और 8 में से यदि आप 5 को माइनस करते हो तो कितना आ जाएगा 3। ये तो 9 गुना हो गया। तो ऑप्शन सी भी अपना कैंसिल हो जाएगा। ऑप्शन डी देखिए, 5 वर्ष पहले ये 45 और 5 वर्ष पहले ये 15, 15 थी ये 45, ये तो 3 ही गुना हो रहा है। तो 4 गुना तो आपका एक ही ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन ए में। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए सबसे बेस्ट तरीका है आप ऑप्शन से करो। बेसिक से यदि आप इस क्वेश्चन को करते हैं तो देखिए कैसे करेंगे। बेसिक से इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे अपन। भाई इसने बोला 15 वर्ष बाद एक पुत्र की आयु उसके पिता की वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है। ठीक है, 5 वर्ष से पहले पिता की आयु और पुत्र की आयु का 4 गुना थी। मैं देखो यहीं से करती हूँ। ठीक है, मैं यहीं से कर लेती हूँ इसको। इसमें क्या करते हैं अपन, माना कि पिता की आयु पुत्र की आयु का 4 गुना थी। मैंने मान लिया 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले जो पुत्र है उसकी आयु थी कितनी, x। ठीक है, तो जो पिता है उसकी आयु कितनी हो जाएगी, 4x हो जाएगी। ठीक है, 5 वर्ष पहले मैंने मान लिया जो पुत्र है वो x वर्ष का था, तो पिता क्या था, इसका 4 गुना था, 4x साल मतलब वर्ष का था। अब इसने देखो क्या बोला है, 15 वर्ष बाद में। अब देखो पहले वर्तमान में आओ। यदि ये 5 साल पहले पुत्र है ना वो x वर्ष का था, तो वर्तमान में क्या हो जाएगा, वर्तमान में जो पुत्र की एज हो जाएगी वो x + 5 हो जाएगी क्या। ठीक है, और वर्तमान में पिता की जो एज हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 4x + 5 हो जाएगी क्या। वे 5 5 बढ़ा देंगे, 5 वर्ष पहले का है तो वर्तमान में आओगे तो 5 साल बढ़ाओगे। ठीक है, अब आपको बोला है 15 वर्ष बाद एक पुत्र की आयु और पिता की वर्तमान आयु का अनुपात। भाई वर्तमान में पुत्र x + 15 का है, तो 15 वर्ष बाद में कितने साल का हो जाएगा, पुत्र x + 20 का हो जाएगा क्या। इसमें 15 और ऐड कर देंगे तो पुत्र की जो आयु है वो x + 20 हो जाएगी। और पिता की वर्तमान आयु ले रहे, पिता की वर्तमान आयु मतलब 4x + 5। इनका अनुपात अपन को दे रखा है कितना, 2:3। ठीक है, यहां से देखिए अपन x की वैल्यू फाइंड आउट करके इसको सोल्व कर सकते हैं। तो देखिए x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ जाएगा 60,
ये आ जाएगा 8x और ये आ जाएगा 5 दूना 10। ठीक है, ये आ जाएगा आप यहाँ से 5x और बराबर है 50। मतलब x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी अपने पास में, 10 आएगी। x की वैल्यू 10 आ रही है तो अपन को वर्तमान, दोनों की वर्तमान ही तो चाहिए ना, तो x की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं। तो जो पुत्र है उसकी आयु आएगी 15 वर्ष। ठीक है, x आप रखोगे 10 वर्ष, तो 10 + 5 15। और जो पिता है उसकी आयु कितनी आ जाएगी, 10 × 4 40 और 5 कितनी आ जाएगी 45। यही आ रहा था क्या अपना ऑप्शन से भी पहले, ऑप्शन ए ही तो अपना सही आ रहा था ना। ठीक है, तो देखिए बेसिक से जाते हो तो थोड़ा सा लेंदी हो जाता है इजी, लेकिन थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। इससे अच्छा है जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है आप ऑप्शन से करो इसको। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 12, m का वह मान ज्ञात कीजिए जो निम्नलिखित को संतुष्ट करता हो। 11/10⁷ इंटू 10/11⁻10 इंटू 11/10⁹ इक्वल में है 10/11⁻3m + 17। देखिए भाई ऐसे क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं। सबसे पहले देखो ये वेरिएबल है, इसकी जो पावर है मतलब इसमें तो अपन चेंज नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे देखो इधर यदि 10/11 इन्होंने बेस बना रखा है तो आप क्या करो, इधर भी क्या करो 10/11 ही बनाओ। अब देखिए आपका यदि 11/10 है तो इसको 10/11 यदि अपन बनाते हैं तो क्या होता है, पावर जो है उसका चिन्ह चेंज हो जाएगा, प्लस में है तो माइनस में, माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है भाई, अंश को हर और हर को अंश यदि आप बनाते हो तो पावर का साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, तो देखिए इसको मैं 10/11 बनाती हूँ तो ये क्या हो जाएगा, पावर में -7 इंटू ये 10/11 ऑलरेडी है तो इसको एज इट इज ऐसे कैसे रहने दो। ठीक है, ये है आपका, फिर से इसको 10/11 बनाओगे, पावर 9 है तो इसको माइनस में करो, माइनस का 9। ठीक है, उसके बाद में देखिए ये क्या है, 10/11 की पावर 3m + 17। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले तो जब भी आपका बेस समान होता है और इनटू में होता है तो जो पावर होती है वो ऐड हो जाती है। मतलब आपका बेस 10/11 है तो इसको मैं लिख सकती हूँ 10/11 और इसकी जो पावर है वो सब पावर ऐड हो जाती है। मतलब -7 + 10 और -9 कितना हो जाएगा आपका, ये प्लस माइनस की जो पावर है वो तो हो जाएगी -16 और प्लस की पावर है 10, तो क्या आ जाएगा इसमें आ जाएगा माइनस का जो पावर है वो -6 आ जाएगा। ठीक है, इधर क्या है आपका 10/11 की पावर 3m + 17। ठीक है, अब देखिए आगे, यदि आपका बेस समान होता है और इक्वल में होते हैं तो जो आपकी जो पावर होती है वो भी इक्वल में हो जाती है। ठीक है, मतलब ये बेस आपका सेम है और इक्वल में है तो आपकी जो पावर है वो भी इक्वल में हो जाएगी। मतलब 3m + 17 आपका किसके बराबर हो जाएगा, -6 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखिए 3m की जो वैल्यू आएगी अपने पास में वो आएगी 17, 17 भी उधर जाके माइनस का हो जाएगा, 17 × 23 लेकिन माइनस में। ठीक है, तो m की जो वैल्यू आएगी अपने पास में यहाँ से वो आएगी -23/3 m की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए अपना एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 13, एक वस्तु रुपए 8100 में खरीदी गई, इसकी कीमत 40% अधिक अंकित की गई, इसके बाद इसे अंकित मूल्य पर 15% की छूट पर बेचा गया, इस सौदे में प्रतिशत लाभ कितना था। देखिए भाई रेलवे में हर शिफ्ट में इसमें एक मतलब ऐसा एक क्वेश्चन पूछता है और इसके लिए मैं एक ही फॉर्मूला आपको बता रखी हूँ, वो क्या होता है, क्रय मूल्य बटे अंकित मूल्य बराबर 100 - डी मतलब डिस्काउंट बटे में है 100 + पी का मतलब होता है प्रॉफिट। जब भी इन चारों वेरिएबल मतलब क्रय मूल्य, अंकित मूल्य, छूट और लाभ, इन चारों में 3 की वैल्यू देके चौथा आपसे पूछ रहा है तो हमेशा आप इसका यूज किया करो, बहुत ही इजीली आप क्वेश्चन को सोल्व कर दोगे। और इस क्वेश्चन में देखो ये रेशियो में है तो इस एक्चुअल वैल्यू की तो अपन को मतलब जरूरत भी नहीं है। ठीक है, अंकित मूल्य और क्रय मूल्य आपका रेशियो में है तो अपन यहीं से कर देते हैं। देखिए क्या है, इसकी कीमत 40% अधिक अंकित की गई, मतलब यदि क्रय मूल्य 100 था तो उसको 40% बढ़ा के लिखा गया, 140 किया गया। ठीक है, तो 100 की वस्तु को अंकित कितना किया गया, 140। डिस्काउंट इसने कितने का दे दिया, 15% का छूट दे दी, 100 - 15 कितना हो जाएगा आपका 85 हो जाएगा।
बटे में कितना है 100 प्लस पी है, ठीक है। कर लो इसको सोल्व, देखिए 0 से 0 कैंसिल, 2 से ये 7 बार और ये 5 बार और 5 से ये 17 बार कट जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा 100 प्लस पी कितना हो जाएगा आपका 17 7 119, तो ये आ जाएगा 119, ठीक है। पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई 119 में से 100 जाएगा तो 19 आपका क्या आ जाएगा प्रॉफिट आ जाएगा कितना 19%, ठीक है। तो देखिए जब भी आपके पास में ऐसा क्वेश्चन आता है हमेशा आप इसको रट लो, ठीक है। तो कितना आ जाएगा अपना 19% आ जाएगा, ऑप्शन बी अपना एकदम सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, 2295 मीटर की वर्तीय दौड़ में सिद्धार्थ 85 सेकंड में एक चक्कर पूरा करता है और यश 45 सेकंड में एक चक्कर पूरा करता है। यदि वे विपरीत दिशाओं में दौड़ रहे हैं तो परिधि पर वे कितने अलग अलग बिंदुओं पर मिलेंगे। देखिए भाई मैंने जो CGL के पेपर है 2023 की साइज वो मैंने आपको सोल्व करा रखे और उसमें ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए थे, ठीक है। देखिए इस कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चन को, भाई एक वर्तीय दौड़ है और कितने की 2295 मीटर की, जो सिद्धार्थ है वो 85 सेकंड लेता है जबकि यश है वो 45 सेकंड लेता है एक चक्कर लगाने में, ठीक है। तो देखिए एक है सिद्धार्थ और एक है यश, टाइम कितना ले रहे हैं। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है आप मतलब ध्यान रखना कैसे इस क्वेश्चन को करते हैं। भाई डिस्टेंस आपकी क्या है कांस्टेंट, एक चक्कर लगाने में पूरा जो डिस्टेंस है एक चक्कर आपका सेम ही रहेगा, 2295 मीटर आपकी जो है डिस्टेंस वो तो सेम रहेगी। इसको करने में सिद्धार्थ वो 85 सेकंड लगाता है जबकि जो यश है वो कितना लगाता है 45 सेकंड लगाता है, ठीक है। रेशियो जब इसका निकालते हैं तो देखिए ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 17 और ये आ जाएगा आपका 9, मतलब टाइम का रेशियो आपका आ रहा है 17:9, ठीक है। तो देखिए चाल आपकी क्या हो जाएगी, चाल और समय एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं यदि डिस्टेंस आपकी सेम है तो कांस्टेंट है तो चाल आपकी क्या हो जाएगी 9 और 17। अब देखिए भाई जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो परिधि पे वो कितने अलग अलग बिंदुओं पर मिलेंगे, तो आपको ध्यान रखना है भाई यदि वो विपरीत दिशाओं में भाग रहे हैं, ठीक है। तो विपरीत दिशाओं में जब भी दो ऑब्जेक्ट चलते हैं तो अपन जो चाल लेते हैं वो क्या लेते हैं, दोनों की चालों का योग लेते हैं। जब सेम दिशा में चलते हैं तो अपन क्या लेते हैं, दोनों की चालों का अंतर अपन लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वो दोनों क्या कर रहे हैं एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में दौड़ रहे हैं, मतलब जो चाल लेंगे वो क्या लेंगे, दोनों की चालों का जोड़ लेंगे। 17 और 9 कितना होता है 26 होता है और यही आपका क्या आ जाएगा आंसर हो जाएगा। तो देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है आप इसी पैटर्न से इस क्वेश्चन को करोगे, ठीक है। कितने अलग अलग पॉइंटों पे मिलेंगे, वो दोनों 26 पॉइंटों पे मिलेंगे, ठीक है। तो कितना क्या आ जाएगा आपका आंसर यहाँ से 26 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक ही दिशा में सेम दिशा में जोड़ते तो दोनों चालों का अंतर ले लेते आप, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 15, 308 127 90 45 125 और 103 का औसत एवरेज क्या होता है, सबको जोड़ के जितनी संख्या है उनका भाग देना। तो देखिए सबसे पहले जोड़ लो 8 7 15 और 5 20 5 25 और 3 28, 8 आएगा, ठीक है। कितना आएगा 8 आएगा, 2 चला जाएगा हासिल में 4 और 9 4 13, 13 4 17 और 2 कितना हो जाएगा 19, 19 का 9 आएगा और हासिल में कितना चला जाएगा आपका 1 चला जाएगा, 4 5 6 और 7, 798 आएगा और उसमें 6 का भाग लगा दो, ठीक है। 6 एकम 6, 6 3 18, 6 3 18, 133 आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन डी अपना एकदम सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 9.8 अनुपात 14.7 समानुपात में है 15 अनुपात x तो x का मान ज्ञात कीजिए। भाई जब भी आपकी मतलब ये समानुपात होती है, समानुपात में संख्या होती है तो कैसे करते हैं, पहली दो का अनुपात लास्ट वाली दो के अनुपात के बराबर होता है, ठीक है। तो पहली दो कौन सी है 9.8 बटे में है 14.7, ये बराबर हो जाएगी 15 बटे x के। इसको सोल्व कर लो और x की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 7 से काटो 2 बार और 21 बार कट जाएगा और इसको 7 से 7 चौक 28, ये 14 बार कट जाएगा, ठीक है। आगे इसको सोल्व करते हैं फिर से 7 से, देखो ये 2 बार और ये 3 बार,
तो x जो आएगा देखो 15 थी 45, 45/2, और ये कितना होता है 22.5 होता है। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आएगी 22.5 आ जाएगी, ऑप्शन बी अपना एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 17। यदि x और 368 के बीच का मध्यानुपात 276 है तो x का मान कितना होगा। भाई मध्यानुपात क्या होता है, जब भी दो संख्याओं का मध्यानुपात निकालना हो तो दोनों को इंटू करके उनका रूट ले लो। दो संख्याएं क्या है अपने पास में, x है और 368 है, तो इनका रूट, ये इसका मध्यानुपात होगा। लेकिन ये दिया हुआ कितना है 276 आपको दिया हुआ है। ठीक है, दोनों तरफ रूट करते हैं तो देखिए x इंटू 368 बराबर हो जाएगा 276 इंटू 276। ठीक है, सोल्व करते हैं इसको, किससे जाएगा भाई इसमें, 2 से नहीं कट रहा, 3 से कट रहा है क्या, ये 3 से नहीं कट रहा, 4 से 5 से 7 से कटेगा क्या, 7 7 से भी नहीं कटेगा, 11 11 से कटेगा, 11 से भी नहीं कटेगा, 13 से कटेगा क्या, ये 13 दूना 26, ये कटेगा क्या, ये नहीं कट रहा 13 से, 16 17 से कटेगा क्या, 34 35 36, 17 से भी नहीं कट रहा। भाई एक बार इसको क्या कर लो आप, देखो 4 4 इंटू 4 नाम 36 और 4 दूना 8 92, फिर इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2 4 8 2 6, मतलब 4 का ही जा रहा है ना, तो 4 इंटू, अच्छा 2 से कट रहे हैं ना, तो सबसे पहले 2 से ही काट लो आप, तो 4 से काट लो ना, सबसे पहले क्या करो आप इसको 4 से काट लो। ठीक है, 4 से काटते, यहाँ पे है 368, 4 से काटो, 4 नाम 36, 4 दूना 8, 4 से ये कट जाएगा कितनी बार आपका, 4 से 24, 4 नाम 36, फिर से इसको 4 से काटो, 4 दूना 8, 4 3 12, फिर इससे इसको 4 से काटो कितनी बार 69 बार, और 23 थी कितना होता है 69 होता है, तो ये 3 बार कट जाएगा। x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी आपकी 9 3 27 का 7 हासिल में 2 चला जाएगा, 6 3 18 और 2 कितना हो जाएगा आपका 20, तो x अपना आएगा वो कितना आएगा 207 आएगा, ऑप्शन डी अपना एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल उसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का आधा है। यदि ऊंचाई 128 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या ज्ञात कीजिए। भाई किसी भी जो बेलन होता है उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 2πr(h), और इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 2πr(r+h) होता है। ठीक है, इन दोनों का जो रेशियो दे रखा है वो दे रखा है अपन को 1:2 दे रखा है। ठीक है, तो देखिए सोल्व करते हैं, 2πr से 2πr कैंसिल, एच अपन को दे रखा है 128, तो यहाँ पे 128 इंटू 2, और ये कितना हो जाएगा 128 प्लस आर, तो आर की वैल्यू तो फाइंड आउट करनी है ना, त्रिज्या ज्ञात कीजिए। 128 का 2 गुना, मतलब इधर भी क्या होना चाहिए, आर की वैल्यू 128 ही होनी चाहिए। भाई 128 को 2 से इंटू करते हो तो 256, और 256 में से फिर से आप 128 को माइनस करोगे तो आर भी आपका कितना आ जाएगा 128 से आ जाएगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन, ऑप्शन ए अपना एकदम सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिभुज एबीसी में डी पर बीडी लंब एसी है तथा कोण डीबीसी बराबर 22 डिग्री है। ईबीसी पर एक बिंदु इस प्रकार है कि कोण सीएई 36 डिग्री है, तो कोण एईबी की माप कितनी है। भाई एक त्रिभुज है आपके पास में एबीसी, ठीक है, डी पर बीडी लंब है, बीडी एक लंब है, तो मैं बीडी इसको बना देती हूँ बी डी, तो आपका क्या हो जाएगा, ये त्रिभुज ऐसे बना लेते हैं, ए बी सी, सी आएगा। ठीक है, ये क्या आएगा आपका सी आएगा। ठीक है, और ये इस पे क्या है परपेंडिकुलर है। अब इसने बोला है ई बीसी पर, ई है वो बीसी पर एक बिंदु है, तो मैं मान लेती हूँ यहाँ पे ई आपका
BC पर एक बिंदु है। इस प्रकार है कि कोण CAE, कोण CAE, अच्छा कोण CAE 22 डिग्री दे रखा है आपको। ये वाला कोण आपको दे रखा है 22 डिग्री। अच्छा CAE तो कितना दे रखा, 36 दे रखा है ना। CAE आपको दे रखा कितना, 36। ये दे रखा है 36 डिग्री। और DBC आपको कितना दे रखा है, DBC ये वाला कोण आपको दे रखा है कितना, 22 डिग्री। ठीक है, देखिए भाई इस ट्राइंगल में अपन देखते हैं BDC में ये 22 है और ये आपका कितना है, 90 है। राइट एंगल है भाई, लंब है तो राइट एंगल होगा ना। 90 है, 22 है, तो ये वाला कितना हो जाएगा, 90 और 22 हो जाएगा आपका कितना, 112। और 100 त्रिभुज बन गया, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180। 180 में से यदि अपन 112 को माइनस करते हैं तो कितना बच जाएगा भाई, 68 बच जाएगा। क्या ये वाला कितना बच गया अपने पास में, 68। अब देखिए ये एक त्रिभुज बन गया मेरे पास में। ठीक है, अपन को पूछा कौन सा कोण है, ये है AEB, ये वाला कोण अपन से पूछा है। तो भाई देखिए किसी भी त्रिभुज के दो आंतरिक कोणों का जो योग होता है उसके अपोजिट बाह्य कोण के बराबर होता है। ठीक है, किसी भी त्रिभुज के दो आंतरिक कोणों का योग इसके ऑपोजिट बाह्य कोण के बराबर होता है। तो इसका ऑपोजिट बाह्य कोण यही तो होगा। तो ये कोण कितना हो जाएगा, इन दोनों का योग हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ते हैं तो देखो 8 और 6 14, हासिल में एक चला जाएगा, 6 और 4 10, कितना हो जाएगा, ये वाला कोण अपना 104 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और यदि ये वाला आपको पता नहीं है तो आप क्या करो, त्रिभुज इसमें तीनों कोणों का योग 180, ये वाला कोण निकाल लो, फिर ये पूरा आपका 180, फिर 180 में से माइनस कर दो। ठीक है, ऐसे भी आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे, ऑप्शन ए अपना एकदम सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 20, एक समूह में 6 व्यक्तियों की आयु 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष, 40 वर्ष, 45 वर्ष और 50 वर्ष है। उनकी आयु का मानक विचलन दशमलव के 2 स्थानों तक पूर्णांकित ज्ञात कीजिए। भाई देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है रूट ऑफ सिग्मा ऑफ x माइनस एक्स बार बटे में n। x मतलब संख्या है, x बार क्या होता है, संख्याओं का एवरेज। ठीक है, तो देखिए x बार अपन यदि निकालते हैं, x बार यदि अपन निकालते हैं तो ये कितना हो जाएगा, सभी संख्याओं को जोड़ के जितनी संख्या है उनका मतलब भाग दे देंगे। तो सबसे पहले इनको जोड़ो भाई, कितना हो जाएगा आपका 5 5 10 5 3 15 और हासिल में एक चला जाएगा, 3 3 6 3 3 9 4 13 4 17 और 5 कितना हो जाएगा आपका 22, 225 हो जाएगा। इसमें भाग दे लो, देखो कितनी संख्याएं हैं, 6 संख्याएं हैं, तो इसका भाग दे लो। ठीक है, अब देखिए इसको सोल्व करेंगे अपन, तो ये 3 से तो कट रहे हैं, 3 से काटो, देखो 3 दूना 6 और 3 7 21, 3 5 15। अब देखो इसको आप 75/2 ही रहने दो, क्यों, क्योंकि इससे ही आपकी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। यदि इसको आपने कितना बना लिया, 37.5 बना लिया, मतलब पॉइंट में कर लिया, तो आपके लिए थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, 37.5 बना। अच्छा देखो फॉर्मूले में देखो थोड़ी सी अपन ने यहाँ पे फॉर्मूले में स्क्वायर होता है, फॉर्मूले में क्या होता है, स्क्वायर होता है। ठीक है, तो देखिए अब इस क्वेश्चन को अपन सोल्व करते हैं, x में से x बार। ठीक है, सिग्मा का मतलब ये करके x माइनस एक्स बार करके उसका स्क्वायर करके प्लस करते जाना है। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ से अपने पास में x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। x क्या है, पहली संख्या ले लेते हैं, x मतलब संख्या है, तो पहली संख्या 25 से 25 में से 75 माइनस वो 75/2 घटाते हैं। ठीक है, तो देखिए देखो पहला जो आएगा अपने पास में वो 25 माइनस 75/2 और इसका होल स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो ये 50 में से माइनस का 75 गया है तो माइनस का 25/2। ठीक है, और इसका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर है। तो देखिए यहाँ पे संख्या आपकी प्लस में आ रही हो या माइनस में आ रही है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि माइनस का स्क्वायर करोगे तो प्लस बन जाता है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ से आ रहा है 25/2 का
होल स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 625 बटे 4 हो जाएगा। प्लस दूसरी संख्या है 30, 30 माइनस 75 बटे 2 कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 60, 60 में से 75 में से 60 जाएगा तो 15, और 15 का स्क्वायर होता है आपका कितना 225, 225 बटे 4 आ जाएगा। तीसरी संख्या है 35, 35 दूना 70, 70 में से 75 जाएगा 5, और 5 का स्क्वायर 25, 25 बटे 4 आ जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे और करेंगे इसको, हटा देते हैं यहाँ से। ठीक है, अब देखिए आगे करते हैं इसको, तो क्या आएगा 35 तक आगे 40 में से 75 बटे 2 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 40 दूना 80, 80 में से 75 आपका जाता है तो 5, वही क्या आ जाएगा 25 बटे 4 आ जाएगा। फिर आपका 45, मतलब 45 दूना 90, 75 में से 45 जाता है, वो 90 में से आपका 75 जाता है 15, 15 का स्क्वायर फिर से कितना हो गया 225 बटे 2, और लास्ट में आपका कितना है 50, 50 दूना 100, मतलब वही 25 बच जाएगा, 25 का स्क्वायर 625, नीचे 4 ही आएगा ना, नीचे क्या आएगा 4 आएगा, मैं 2 का भी तो स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा आपका 4 आएगा, और यहाँ पे 625 बटे 4 आ जाएगा लास्ट में। और इन सब के नीचे जो है वो क्या है अपना n है, भाग देना है इन सब में n का, और n क्या है आपके पास नंबर ऑफ संख्या कितनी है, कितनी है भाई 3 3 6 है, तो 6 का भाग दे लो इसमें। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, देखो सब ऊपर वाली संख्याओं को जोड़ते हैं, क्या हो जाएगा 5 मतलब 10 20 30, 30 का 0 3 चला जाएगा, 2 2 4 2 3 6 2 4 8 2 6 12। ठीक है, 2 6 12, और 3 कितना हो जाएगा आपका 15। ठीक है, 3 ही बचा था ना, हाँ ठीक है 15 हो जाएगा, 15 का 5 हासिल में चला जाएगा आपका 1, ये हो जाएगा 7 8 9 10 11, 11 और 6 कितना हो जाएगा आपका 17, कितना आ जाएगा 1750, इसमें भाग देना है आपको 4, तो ये आ जाएगा भी 4 एलसीएम आके नीचे कितना है आपका 6, इसका क्या करना है आपको रूट लेना है। पहले 2 से काट लो आप, देखो 2 से ये 3 बार, 2 से ये 2 8 16, 2 7 14, और 1 बच गया 2 5 10, ये आ जाएगा। अब क्या करना है 800 जो 75 है इसमें आप भाग दे लो किसका 12 का भाग दे लो, तो देखिए कितना आएगा अपने पास में, यदि अपन 875 में 12 का भाग देते हैं तो देखिए 12 6 72, 12 7 84, 7 तक जाएगा। ठीक है, कितना बच गया आपका 3 बच गया 35, तो आपका 12 दूना 24, मतलब 72 पॉइंट कुछ आएगा। अब देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, यदि यहाँ पे 64 होता तो बाहर 8 आ जाता, यदि यहाँ पे क्या होता है 81 होता तो बाहर 9 आ जाता, लेकिन जो 72 है वो 64 और 81 दोनों के बीच में है, मतलब 8 से तो ज्यादा आएगा आंसर और 9 से कम आएगा। ठीक है, ऑप्शन पे जब चलते हैं तो 8 से ज्यादा और 9 से कम अपने पास में एक ही ऑप्शन है 8.54, तो क्या आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी 8.54, इसका क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे इस क्वेश्चन को सोल्व करना था। देखिए क्वेश्चन नंबर 21, पाइप ए एक टैंक को 9 मिनट में भर सकता है, जबकि पाइप बी संपूर्ण भरे टैंक को 10 मिनट में खाली कर सकता है। शुरू में पाइप ए को खोला जाता है और 3 मिनट के बाद पाइप बी को भी खोल दिया जाता है, कितने समय में शेष टैंक पूरी तरह से भर जाएगा। देखिए भाई क्या बोला है, पाइप ए किसी टैंक को 9 मिनट में भर सकता है, बट जो पाइप बी है वो क्या कर रहा है उस टैंक को खाली कर रहा है, और पूरे टैंक को वो कितने मिनट में 10 मिनट में खाली कर सकता है, तो मैं माइनस लगा देती हूँ क्योंकि खाली करने वाला पाइप है। अब देखिए सबसे पहले अपन जो टैंक है उसके एफिशिएंसी पता करेंगे, कैसे करते हैं दोनों का एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा 90, तो जो पाइप ए है उसकी एफिशिएंसी आ जाएगी 10, पाइप बी है उसकी एफिशिएंसी आ जाएगी 9, माइनस लगा दे खाली कर रहा है। ठीक है, आगे देखिए क्या बोला है इसने, शुरू में पाइप ए को खोला जाता है और 3 मिनट के बाद पाइप बी को भी खोल दिया जाता है। बस शुरू में पाइप ए को खोल रहे हैं
ए यदि 1 मिनट में 10 भाग भर रहा है तो 3 मिनट में कितना भाग भर दिया होगा इसने ए ने 30 भाग को भर दिया होगा। ठीक है, ए 1 मिनट में यदि 10 भाग को भर रहा है तो 3 मिनट में कितने भाग को भर दिया होगा? 10 भाग को भर दिया, वो 30 भाग को भर दिया होगा। अब क्या बोल रहे हैं, 3 मिनट के बाद में पाइप बी को भी खोल दिया जाता है। ठीक है, कितने समय में शेष टैंक पूरी तरह से, अबे शेष कितना बच गया? 30 भर गया, तब अब 60 भाग ही तो भरेगा ना। तो 60 भाग को भरने में अब दोनों पाइप बी को भी खोल दिया गया। अब तो पाइप बी और पाइप ए मिलके कितना टाइम ले लेंगे भाई? 1 मिनट में पाइप ए है वो 10 भाग को भरेगा, लेकिन साथ में जो पाइप बी है वो 9 भाग को साथ के साथ खाली भी कर देगा। तो 1 मिनट में कितना भाग भरा जा रहा है? 1 भाग। तो 60 भाग को भरने में कितने मिनट का टाइम लग जाएगा आपका? 60 मिनट का टाइम लग जाएगा। ठीक है, शेष भाग को भरने में 60 मिनट का आपका टाइम लग जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन डी अपना एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित को सरल कीजिए। भाई अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास अपन को पता है सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व होता है, उसमें भी छोटा ब्रैकेट पहले, फिर मझला ब्रैकेट होता है, फिर बड़ा ब्रैकेट होता है, फिर डिवीजन, फिर उसके बाद में मल्टीप्लाई, और आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन में से आप किसी को भी कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अपन क्या करते हैं, कोष्टक को सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले ये वाला कोष्टक सोल्व होगा, 8 और 1 9, मतलब ये है माइनस का 9। इन दोनों को जोड़ते 7 4 11, 11 माइनस 9 कितना हो जाएगा? यहाँ से अपने पास में 2 मिल जाएगा। बाहर 9, बाहर क्या है? माइनस है, तो माइनस का 2 हो जाएगा, प्लस का 2 माइनस का 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से 2 दूना 4, 2 बार चला गया। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? ये इनटू है भाई, ये तो 2 है और ये कितना है? 9 है। 9 दूना 18, मतलब आपको 72 में भाग देना है 18 का, और 18 4 क्या होता है? 72 होता है। तो क्या आंसर आ जाएगा इसका? 4 इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन सी अपना एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 23। आंकड़ों का बहुलक और माध्य का क्रमशः 36.3 और 62 है, आंकड़ों का माध्य कितना होगा? आनुभविक सूत्र का उपयोग करें। हर शिफ्ट में ये क्वेश्चन फिक्स है आपका, और इसको हमेशा अपन मूलानुपाती सूत्र से करते हैं। क्या होता है मूलानुपाती सूत्र? ये होता है बहुलक बराबर हो जाएगा आपका किसके? 3 इंटू माध्य का माइनस 2 इंटू माध्य। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो इसने बोला है बहुलक कितना दे रखा अपन को? 36.3 दे रखा है। माध्य का अपन को दे रखी है 62, 62 को अपन 3 से इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 दूना 6 और 6 3 18, 186। ये हो जाएगा 2 इंटू माध्य। अब ये 2 इंटू माध्य इधर आ जाएगा। ठीक है, और 186 में से यदि अपन माइनस करते हैं 36.3 को, तो कितना आएगा? ये आएगा, देखो आपका 10 में से 3 जाएगा तो 7। ठीक है, और यहाँ पे 5 बच गया, ये आ जाएगा पॉइंट के बाद में 9। ठीक है, यहाँ पे बच जाएगा 7, 7 में से यदि 3 जाता है तो 4, 149.7 आ जाएगा। और माध्य निकालने के लिए आप क्या कर दो? इस 2 का भी इसमें क्या कर दो? भाग लगा दो, तो कितना हो जाएगा? 2 सत्ते 14, 2 4 8, और 2 8 16। ठीक है, और 2 5 10, कितना आ जाएगा? 76.85 इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन डी अपना एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 35 किलोमीटर की दूरी तय करते समय एक व्यक्ति ने देखा कि 4 घंटे 15 मिनट तक साइकिल चलाने के बाद उसके द्वारा तय की गई दूरी शेष दूरी की 4/3 थी। उसकी चाल दशमलव के एक स्थान तक कितने थे? भाई देखो क्या है, 35 किलोमीटर की दूरी तय करते समय एक व्यक्ति ने 4 घंटे 15 मिनट तक साइकिल चलाने के बाद उसके द्वारा तय की गई दूरी शेष दूरी की 4/3 थी। शेष दूरी की 4/3 थी। तय की गई दूरी शेष दूरी की कितनी थी? 4/3 थी। मतलब तय की गई दूरी और शेष दूरी क्या टोटल दूरी हो गई क्या? ठीक है, तय कर ली दूरी और शेष दूरी रह रही, मतलब टोटल दूरी। ठीक है, तो यहां से देखिए इसने बोला है तय की गई दूरी, शेष दूरी का
4/3, 4/3 ऑफ शेष दूरी। तो यहां से देखिए अपने पास में तय की गई दूरी और शेष दूरी का अनुपात, भाई ये इधर आ जाएगा। तो देखिए क्या आ जाएगा अपने पास में, ये शेष दूरी को मैं यहाँ पे लिया हूं, ठीक है, ये समझाने के लिए है। नहीं तो यहाँ से देखिए अपने पास में आ गया कि टोटल दूरी 7 अनुपातों में, और अपने पास में तय की गई दूरी 4 और शेष दूरी 3 है। ठीक है, तय की गई दूरी और शेष दूरी का रेशियो क्या आ जाएगा, 4 और 3। तय की गई दूरी 4 और शेष दूरी 3, तो टोटल दूरी कितनी हो जाएगी भाई, 7। जबकि टोटल दूरी अपन को कितनी दे रखी है यहाँ पे, 35 किलोमीटर दे रखी है। अब देखिए अब क्या करना है अपन को। एक व्यक्ति ने देखा कि 4 घंटे 15 मिनट तक साइकिल चलाने के बाद उसके द्वारा तय की गई दूरी, तो अपन क्या करते हैं भाई, तय जितने टाइम तक वो चला रहा है वो टाइम दे रखा है, और उतनी देर की अपन क्या निकाल लेते हैं भाई, 4 घंटे 15 मिनट तक उसने कितनी दूरी तय की ये निकाल लेते हैं। 35 क्या है, टोटल वैल्यू है, 7 की वैल्यू है। आप तय की गई दूरी निकालो, तय की गई दूरी कितनी है, 4 है। मतलब वो 4 घंटे 15 मिनट तक कितनी दूरी चला, 20 किलोमीटर। कितना चला, 20 किलोमीटर चला। ठीक है, किलोमीटर में दे रखा है तो 20 किलोमीटर। इस 20 किलोमीटर को तय करने में उसको 4 घंटे 15 मिनट लग गए। तो देखिए अपन क्या करते हैं, 4 घंटे 15 मिनट को भी अपन क्या घंटे में चेंज करेंगे, 60 का भाग लगाएंगे। तो 15 4 60, 4 चौक 16, 17/4 घंटे। 20 किलोमीटर की दूरी को तय करने में 17/4 घंटे लगे। तो दूरी क्या हो जाएगी आपकी, वो चाल क्या हो जाएगी, दूरी बटे समय। समय कितना हो जाएगा आपका, 17/4। 4 आपका क्या चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। करो इसको सोल्व, कितना हो जाएगा, 80। 80 में 17 का भाग दो, 17 4 आपका 68 होता है, और एक ही ऑप्शन में आपका है 4.7। इसको सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगी, उसकी जो दूरी चाल है वो कितनी आ जाएगी, 4.7 आ जाएगी। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक पाइप किसी टैंक को 9 मिनट में भर सकता है, जबकि दूसरा पाइप पूरी तरह से भरे टैंक को 90 मिनट में खाली कर सकता है। यदि खाली टैंक पर दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक पूरी तरह से भरने में कितना समय लेगा। देखिए भाई, एक पाइप है वो 9 मिनट में भर सकता है, ठीक है, टैंक को, और दूसरा पाइप है वो पूरे भरे टैंक को 90 मिनट में खाली कर सकता है। दूसरा पाइप बी है वो पूरे भरे टैंक को 90 मिनट में खाली कर सकता है, इसलिए क्या लगा दिया, माइनस लगा दिया। क्या करेंगे, वो अभी कह रहा था अपन ने, टैंक की क्षमता पता करेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे, 90 आएगा। एक की एफिशिएंसी आएगी 10, बी की एफिशिएंसी आएगी 1। मतलब यदि ए 1 मिनट में 10 भाग को भर सकता है तो बी 1 मिनट में 1 भाग को खाली कर सकता है। ठीक है, अब इसने क्या बोला है, यदि खाली टैंक पर दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक को पूरी तरह से भरने में कितना समय, पूरी तरह से मतलब 90 भाग को भरने में कितना समय लग जाएगा भाई, 1 मिनट में दोनों 9 भाग को, तो 90 भाग को भरने में कितना समय लग जाएगा, उनको 10 मिनट का समय लग जाएगा। ठीक है, कितना समय लग जाएगा, 10 मिनट का टाइम लग जाएगा। ऑप्शन सी अपना एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 4x³ माइनस 8x² माइनस 13x प्लस 19 बराबर 0 के सभी मूलों का योग और गुणनफल ज्ञात कीजिए। भाई जब भी देखो आपके ये जो इक्वेशन बनती है क्यूब वाली, तो इसमें क्या होता है, देखो ऐसे आपके पास में कोई इक्वेशन है, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d बराबर आपको 0 दे रखा है। तो देखिए यदि इसके मूल अल्फा बीटा और गामा है तो मूलों का जो योग होता है वो कैसे निकालते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो निकालते हैं वो निकालते हैं कैसे, -b/a। ठीक है, और आपका जो अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा जो होता है वो होता है आपका c/a। और तीनों जो आपके क्या है मूल है उनका जो गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा वो कितना होता है, d/a होता है। आपको पूछा क्या है, माइनस का होता है। ठीक है, माइनस का d/a होता है। अब देखिए आपसे पूछा क्या है, सभी मूलों का योग, मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आपसे पूछा है, तो कितना हो जाएगा, योग तो हो जाएगा आपका अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या हो जाएगा, माइनस का b/a। तो यहाँ पे देखिए माइनस का b कितना है आपका, -8 है। ठीक है,
मतलब बी की वैल्यू कितनी है, माइनस का 8 है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्या, और नीचे ए आएगा, ए कितना है आपका 4 है, तो ये 4 आ जाएगा। 8 में आप 4 का भाग लगाते तो योग कितना आ जाएगा आपका, 2 आ जाएगा। और 2 देखो अपने पास में एक ही ऑप्शन में है, तो यहाँ से अपना सोल्व हो गया। आगे और कर लेते हैं। गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ठीक है। तो ये गुणनफल है वो कितना है, गुणनफल है वो कितना हो जाएगा, माइनस का डी, यहाँ पे डी देखिए कितना है 19 है, तो माइनस का लेना है, बट्टे में ए आएगा कितना 4 आएगा, तो कितना आ जाएगा गुणनफल माइनस का 19 बट्टे 4 आ जाएगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 27 है। यदि दो संख्याओं का अनुपात 17:7 है तथा उनका लेसेप और मेसेप का गुणनफल 119 है, तो लेसेप तथा मेसेप के व्युत्क्रमों का योगफल कितना होगा। देखिए भाई, एलसीएम और एचसीएफ चैप्टर में आपको याद रखना है, दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो हमेशा उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। तो मैं दो संख्याएं मान ली कि ये वाली संख्या 17x है और ये वाली संख्या आपकी 7x है, तो इन दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होगा वो इनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होगा। और एलसीएम और एलसीएम का गुणनफल कितना दे रखा है, 119। दो संख्याओं का गुणनफल उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। तो देखिए बराबर रख दिया, 17 7 119, तो ये कट जाएगा और x की वैल्यू अपने पास में कितनी आ जाएगी, यहाँ से 1 आ जाएगी। मतलब जो संख्या आएगी वो आ जाएगी आपके पास में 17 और 7। इसने बोला है कि अब देखिए इनका एलसीएम और एचसीएफ का व्युत्क्रमों का योग। अब देखिए इस ये दोनों क्या है भाई, 17 और 7 का एलसीएम आएगा वो कितना आएगा, दोनों आपस में कोप्राइम संख्या है, 7 और 17 में किसी भी कॉमन संख्या का भाग नहीं जाता। तो जब भी किस दोनों संख्याएं आपकी क्या हो, जब भी कोई भी कितनी भी संख्या आपके आपस में कोप्राइम हो, तो इनका जो एलसीएम होता है वो उनका गुणनफल ही होता है। मतलब एलसीएम आएगा 17 7 119, और एचसीएफ देखो कितना हो जाएगा भाई, 17 दो कोप्राइम जो संख्या होती है ना, उनका जो एचसीएफ होता है ना वो हमेशा 1 होता है। भाई 1 के सिवाय और किसी संख्या का इसमें भाग नहीं जाएगा, तो ये होगा 1। इसने बोला है इनके व्युत्क्रमों का योगफल, मतलब 1/119 प्लस 1 भाई एचसीएफ तो आपका 1 है, इनका क्या हो जाएगा, इनका योगफल आपसे पूछा है। करो भाई, देखो नीचे तो 119 आएगा, ऊपर यहाँ पे तो 1 और यहाँ पे आ जाएगा 119, तो कितना आ जाएगा 120/119 क्या आ जाएगा, इनके एलसीएम और एचसीएफ के व्युत्क्रमों का योगफल आ जाएगा 120/119। ऑप्शन बी अपना एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 71 से विभाज्य है। भाई देखो, या तो आप भाग दे दे के देख लो, या फिर देखो आपको एक नियम लगा लो, भाई 7 की लाइन में है तो आप जो इसकी इकाई अंक है उसको 7 से इंटू करके बाकी संख्या से माइनस कर दो, और फिर इसमें ये उत्तर का भाग लगा लगा के देख लो। देखिए कैसे करते हैं भाई, यहाँ पे कितना है आपका 3 है, इस 3 को भाई ये उत्तर है 7 की लाइन में, तो 7 से इंटू करो। 560 को यदि मैं 560 में से 21 माइनस करती हूँ तो देखो मेरे पास में कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। अब फिर से आप एक बार देख लो भाई, 9 को फिर से 7 से इंटू कर लो, ठीक है, तो 9 7 63 तो बड़ा हो जाएगा, ठीक है, तो इसमें तो नहीं जाएगा देखो, ठीक है भाई, बड़ा हो गया, इसका मतलब नहीं, या तो 0 आना चाहिए था, इनका जो डिफरेंस आएगा वो 0 आना चाहिए था, ठीक है। या देखो इसमें एक उत्तर में आप लगाते हो तो 9 से 9 7 63 639 में जाएगा आपका, 559 में। भाई यहाँ पे 9 कब आ सकता है, यहाँ पे आपका क्या आ सकता है भाई, एक उत्तर को किससे इंटू करे कि 9 आ जाए, एक उत्तर को तो आप किससे इंटू करोगे, 9 से इंटू करोगे तभी तो आ सकता है ना। मतलब ये वाला ऑप्शन आपका नहीं होगा, ठीक है। इसमें देखो ऑप्शन बी के अंदर इसको 7 से इंटू करते हैं तो 7 एकम 7, 612 में से आपका 7 जाता है तो 605, और आप क्या कर लो इसको 7 से और इंटू कर लो, 7 5 35, 60 में से 35 जाएगा तो क्या ये उत्तर से भी विभाजित होगा क्या, नहीं होगा ये भी, ठीक है, तो ये ऑप्शन में नहीं होगा। इसके बाद में देखो इसको करते हैं 9 7 63, मतलब 560 में से अपन 9 7 63 को माइनस करते हैं तो अपने पास में आएगा ये, ठीक है। और यदि
हाँ, अब इसको क्या करते हैं, अब इसको एक बार और साथ साथ 49, 49 में से 49 जाएगा तो जीरो, मतलब जीरो आ गया। इसका मतलब ये संख्या आपकी एक उत्तर से विभाजित है। ठीक है, ये संख्या क्या हो जाएगी आपकी, किससे, एक उत्तर से विभाजित हो जाएगी। या तो आप सिंपली एक उत्तर का भाग देके देख लो, या फिर क्या करना है, देखो जैसे यहाँ पे 61 होता है ना, तो आपको देखो इकाई जो आपका जो होता है ना, मतलब जब भी आपको देखो 31 से किसको डिवाइड करके, भाई 31 का विभाजकता का नियम क्या होता है, यूनिट डिजिट को आप 3 से इंटू कर दो, यूनिट डिजिट को 3 से इंटू कर, 3 से गुणा करके बाकी संख्या में से माइनस करके देख लो। ठीक है, ऐसे ही यदि आपका 41 आता है तो ये देखो 4 की लाइन में आ गया, तो यहाँ पे 4 से गुणा करके देख लो। 51 का देख रहे हो तो 5 से गुणा करके बाकी संख्या में से इंटू कर, वो माइनस कर दो। 6 का देख रहे हो, मतलब 61 जैसे आता है, 6 से इंटू करके यूनिट डिजिट को बाकी में से माइनस करके आप क्या कर लो, देख लो कि ये है कि नहीं। और जब तक रह जाओ, जब तक आपका जो मतलब या तो देखो 3 संख्याओं में आपको पता चल जाए, और इनमें भी नहीं पता चल रहा तो एक बार और कर लो, 2 संख्याओं में यदि आपका जो यूनिट मतलब शेष है वो जीरो आ गया, इसका मतलब वो क्या है, आपकी उस संख्या से डिवाइडेड है। ठीक है, तो ये नियम थोड़ा थोड़ा पता रख के आप मेरी की तरफ से भाग करने बैठोगे, थोड़ा सा टाइम टेकिंग होगा, ये वाला मेथड मेरे को ज्यादा अच्छा लगा। ठीक है, तो ऐसे इस क्वेश्चन को आप सोल्व कर लोगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 29, जब 20, 34, 11 और 16 में से प्रत्येक में x जोड़ा जाता है तो इस क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपात में होती हैं। तो यदि 3x प्लस 3x अनुपात y समानुपात में है y अनुपात 2x माइनस 6 और y इज ग्रेटर देन 0 है तो y का मान कितना होगा। भाई इसकी शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको बता रखी, चार संख्याएं हैं, 20 है, 34 है, 11 है और 16 है। यदि इनमें आप एक x जोड़ते हो, x कोई आपका संख्या है, यदि वो जोड़ देते हो तो ये चारों संख्याएं आपस में समानुपात में हो जाती है। तो देखिए इस x की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, सो ट्रिक से देखो इसको, इन दोनों का डिफरेंस लो भाई, इन दोनों का डिफरेंस लो, कितना आ जाएगा आपका 14, इन दोनों का डिफरेंस लो आपका कितना आ जाएगा 5। अब आपको क्या करना है, ऐसे मल्टीप्लाई करना है इस डिफरेंस को इस पहली संख्या से और इस डिफरेंस को इस तीसरी संख्या से, और बड़ी में से छोटी माइनस कर दो। देखिए कितना हो जाएगा, 20 500 और 14 को 11 से इंटू करते हैं तो आपका 154, तो 154 में से आपका 100 माइनस होगा। ठीक है, 100 माइनस होगा, और नीचे क्या आ जाएगा, इन दोनों संख्याओं को जो अंतर लिए थे ना उनका भी अंतर लेना है। 14 और 5 का जो अंतर होता है वो कितना होता है अपने पास में, 9 होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से अपने पास में आएगा 54/9, 9 से 54 होता है, तो जो x की वैल्यू आई वो अपने पास में कितनी आ गई, 6 आ गई। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। अब अपन से पूछा है यदि 3x अनुपात y समानुपात में है y अनुपात 2x माइनस 6, तो देखिए x की वैल्यू यहाँ पे रखो, 6 3 18 अनुपात में है y, और ये समानुपात में है y। यहाँ पे देखो x की वैल्यू अपन 6 रखेंगे तो 6 दूना 12, 12 में से 6 जाएगा तो आपका 6, और जब भी ये समानुपात में होती है इसका मतलब पहली दो का जो अनुपात है वो लास्ट वाली दो के अनुपात के बराबर होगा। ठीक है, ठीक है, तो वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, 18 को 6 से इंटू करो भाई, देखो कितना हो जाएगा आपका, यही आ रहा है ना, वाई का मान ही पूछा है ना इसने, 6 3 18, 6 दूना 12, 12 में से आपका 6 जाएगा तो 6 ही आएगा। ठीक है, देखिए भाई इस क्वेश्चन में भी थोड़ी सी मिस्टेक है यहाँ पे आपका, क्योंकि इससे करोगे तो देखो आपके रूट में आएगी, और रूट में तो आपका ऑप्शन ही नहीं दे रखा। ठीक है, तो मेरे को ऐसा लग रहा है यहाँ पे माइनस की जगह क्या है, प्लस है। यदि देखो माइनस की जगह प्लस कर देते हो तो 12 प्लस 6 कितना हो जाएगा आपका, 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका, 18 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से वाई स्क्वायर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, 18 इंटू 18। ठीक है, मतलब वाई स्क्वायर इक्वल टू 18 इंटू 18, तो y कितना आ जाएगा भाई अपना, y आ जाएगा कितना, 18 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस नहीं, वो माइनस नहीं, यहाँ पे प्लस होगा, ऑप्शन सी अपना एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए लास्ट क्वेश्चन इस शिफ्ट का,
साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 4 वर्षों में किस ब्याज दर से स्वयं की दोगुनी हो जाएगी। भाई 4 वर्षों में किस दर से स्वयं की दोगुनी, स्वयं की दोगुनी मतलब जितनी धनराशि उतना ही ब्याज मिलेगा। ठीक है, स्वयं की दोगुनी मतलब जितनी धनराशि 100 रुपए है वो दोगुनी हो रही 200, मतलब 100 रुपए आपको ब्याज के मिले तो अपन सिंपली ऐसा इक्वल टू PRT अपन 100 वाले फॉर्मूले से कर देंगे। भाई जो जितनी आपकी, जितना आपका ब्याज है उतनी ही क्या है आपका मूलधन है, तो मैंने एक एक मान लिया इनटू दर अपन को निकाल लिया और समय आपको दे रखा है 4, तो आर कितना हो जाएगा 100/4, मतलब क्या आ जाएगा आपका 25% आपकी दर आ जाएगी। ठीक है, तो साधारण ब्याज वाले फॉर्मूले से सिंपली इसको कर लेंगे। और इसके साथ में मैंने 6 जून को आपके थर्ड शिफ्ट का भी सॉल्यूशन करवा दिए, बहुत ही अच्छे से करवा रही हूँ। पूरे वीडियो को एंड तक देखना है, कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।